हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम हम सर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आप सबने लास्ट जो सा टास्क था उसके बाद मैंने आपको जो चीज़ें कही थी वो कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। यस सर। ठीक है, ऊप आप लोगों की कवर हो गई हुई है, सी प्लस प्लस आपकी हो गई हुई है। एनी इशू इन दैट? नो सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आगे जो चीज़ें ना कुछ वो इस तरह से हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू दिया था लास्ट क्लास में। नो सर। नो सर। ठीक है। जी कंजा आप बताएं। सर मुझे एब्स्ट्रैक्शन का बता दें किसी एग्जांपल के थ्रू कि वो किस तरह से होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का बता देता हूँ आपको। जी अलिशबा। सर मैंने वो आपसे फंक्शन ओवरलोडिंग का पूछा था एक। हम्म हम्म उसमें सर इशू था कि वो ले रहा था इनपुट में वैल्यू फ्लोट ना, तो हम्म, वो वहां पे एरर दे रहा था। दिखाओ क्या एरर दे रहा था। ओके सर, मैं दिखाती हूँ। मैं आपको बताता हूँ किन्जा, एब्स्ट्रैक्शन का बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो सी ना बेसिकली ये आप इसका सिंपल मीनिंग जो सा वो इस तरह से हम कह सकते हैं, यूज़र को सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाना। ठीक है, अंदर की जो सी इनर कम्प्लेक्सिटी होती है उसको छुपा देना। ठीक है, मीन्स के इसकी एग्जांपल एक रियल टाइम एक ऐसे है कि आपके पास एक कार है। ठीक है, आप कार चलाते हो। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता है कि इसको एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच के थ्रू यूज़ करके इसको हम चला रहे हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि इंजन के अंदर क्या हो रहा है, ऑयल फ्यूल कैसे बर्न कर रहा है और क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स कोड है वो छुपा हुआ है, जस्ट आप उसके एक्सटर्नल को पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, मींस के आप कह सकते हो कि जो चीज़ यूज़ करनी है वो हमें नज़र आ रही है, जो जिस तरीके से वो काम हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। मींस के आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, अब आप अपना नेम एंटर करती हो, नेम एंटर करके और पासवर्ड एंटर करके ये तो नहीं करती ना कि बैकएंड पे जाके अपना डाटा खुद लेके आती हो। आपको पीछे का प्रोसेस तो नज़र ही ना आ रहा होता। आप जस्ट उसको एंटर करती हो, डाटा बेस से डाटा ला के आपको दिखा देता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, ओके सर। आप सिर्फ रूल्स बताते हो, काम वो खुद ही करता है सारा। सिर्फ आप उसके ऊपर कोडिंग या इसके थ्रू चीज़ें करते हो, काम वो खुद करता है सारा। लार्ज सिस्टम्स जो से जैसे बैंकिंग सिस्टम्स हो गया, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको जस्ट पूछता है कि आपका नेम शो करवाता है, आपका पूछता है आपका अकाउंट टाइप क्या है, देन वो पूछता है कि आप
का पिन कोड पूछता है, देन वो आपको पूछता है कि हाउ मच अमाउंट यू वांट टू, आपने कितनी अमाउंट जो सी वो निकलवानी है। वो आपको जो बैक का प्रोसेस है वो नज़र नहीं आता, वो हाइड प्रोसेस होता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। कोड इसमें सिंपल लगता है, इसको स्टेप बाय स्टेप करता है, सिक्योरिटी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। एक मिसाल, आप बैंक जाते हो, आपको पता ही नहीं है वहाँ पे लाइक अगर सिस्टम ही ऐसा हो कि आपको समझना मुश्किल हो, यूज़र फ्रेंडली, आपने अपनी एप्लीकेशन को हमेशा यूज़र फ्रेंडली रखना है। जितनी यूज़र फ्रेंडली होगी ना, मीन्स के यूज़र से उसको इतना इंटरेक्शन हो यूज़र को उससे, कि यूज़र उसको समझे कि ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। यूज़र को जितना आप फिजिबिलिटी प्रोवाइड करते हो, आपकी एप्लीकेशन उतनी अच्छी होती है, ठीक हो गया। ओके सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है इसके अंदर? एब्स्ट्रैक्ट इसके क्या किसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास? जो एब्स्ट्रैक्शन होती है, जो कोड होता है, जी जी अगर जब हम उसको लिखते हैं तो जो हिडन कोड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। जी जी, ऐसे ही है। तो वो क्या होती है, वो ये पूछना अच्छा चाह रही हूँ। हाँ जी सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसका भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये बेसिकली ये भी ऊप का एक स्पेशल फंक्शन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जो सिर्फ स्ट्रक्चर देता है, कंप्लीट काम नहीं देता, नहीं करता वो, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चराइज करता है, काम कंप्लीट नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट जो सा इंस्टेंस नहीं बन सकता, ठीक है। इसका काम ये होता है कि दूसरी क्लासेस को बताना, ठीक है, कि तुम्हें ये काम लाजमी करना है, कि मतलब तुम्हें ये फंक्शन लाजमी बनाना है। रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल का डिज़ाइन है, ठीक है। उसके ऊपर आपके पास पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि टीवी कंपनी कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। देन डिज़ाइन इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, टीवी कंपनी का रिमोट इज इक्वल टू चाइल्ड क्लास, और वो उस टाइप पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी, ठीक हो गया। ओके सर। वन लाइन में इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, कि जो ऐसी क्लास जो सिर्फ रूल्स देती है, काम उसके चाइल्ड करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आपको रूल करते हैं, कि आपके टीचर्स आपको रूल करते हैं कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द पेपर, एंड आप उसके ऊपर काम करते हैं, ऐसे ही होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एग्जांपल है, सिंपल, ठीक हो गया। जी सर। तो ये चीज़ है मेनली इसके अंदर। अच्छा, बाकी मैं आपको ना थोड़ा सा आज ना बूट्स, ये जैसी बूट स्ट्रैप है ना, उसका थोड़ा सा बताता हूँ कि बूट स्ट्रैप बेसिकली होती क्या है, ठीक है। हम थोड़ा सा बूट स्ट्रैप को देखेंगे आज, और उस पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, और आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने लाइक जो आपने लाइक अगर आपके पास कोड में कोई इशू आता है, कोई मसला आता है, कोई नेटवर्क में इशू आता है, नेटवर्क में मसला आता है, चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे होती हैं, हमारा डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है, स्कीमास टेबल्स क्या होते हैं, रोज़ और टेबल्स में डाटा कैसे स्टोर होता है, वो सारा आपको दिखाता हूँ आज मैं, ठीक है, रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। ओके सर। मैं अलिशा आपका क्वेश्चन सुनता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी ठीक है सर। मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ, जस्ट अ मिनट। सर क्लास रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड भी होगी इंशाल्लाह।
अच्छा, ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ है कि ये हमारे प्रोडक्ट का, कंपनी का प्रोडक्ट है, दैट इज़ आवर HRM ऑफ आवर कंपनी। ये स्टूडेंट्स के लिए ही है और इंटर्नीज के लिए है, और इसका ये फ्रंट एंड है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रंट एंड इन फ्रंट ऑफ अस। पेजेस, लेआउट्स, सर्विसेज क्या है, ठीक है। ये आपको ये इसमें सारा इसका जो पेज कंट्रोल होता है वो यहाँ पे app.jsx में होता है। यहाँ पे इसका लेआउट कंट्रोल होता है जो कि राउटिंग के थ्रू आपको मैनेज करता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये रिएक्ट पे बना हुआ है, ठीक है। और ये सारे इसके पेजेस हैं और ये सारा उसका कंपोनेंट्स और ये सारा कुछ है इसका, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर को और इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा कि इस स्ट्रक्चर को हम और इजी कैसे कर सकते हैं एज अ बिगिनर। सबसे पहले मैं इसका बैकएंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका बैकएंड ये है, ये इसका बैकएंड है, ठीक है। और टोटली JS है ये, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट हम सिंपली क्या करते हैं, पहले एक कमांड देते हैं नोड डाटा सीड करने के लिए, क्योंकि हमने डाटा जो पहले बनाया होता है अपना डमी डाटा कुछ, ताकि वो वहाँ पे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगी। ये हमारी डेटाबेस होती है, मैं अभी आपको शो होगी स्क्रीन पे। डेटाबेस हमारी सीड हो गई है और इसको मैं ऑन करता हूँ सर्वर को। ये हमारा PG एडमिन है जो कि हमारा पोस्ट कैसक्यूएल होता है। इसके अंदर आपकी टेबल एंड रोज़ की फॉर्म में डाटा आपको भी शो करवाता हूँ कैसे होता है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ हमारी डाटाबेस का सेटअप बैकएंड में यहाँ होता है। ये डाटाबेस का नेम है, ठीक है। ये उसका पासवर्ड और सारा डाटा है उसका, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये हमारे पास फ्रंट एंड है। इसको मैं, वो बैकएंड चल गया है, npm run dev सिंपली कमांड देता हूँ मैं। ये हमारा ये भी ओपन हो गया। इसको मैं ऑन करता हूँ। मैं सिंपल इसको यहाँ पे चलाता हूँ। हमारे पास जो डाटा है इसका वो कुछ यूं है। जो सीड मैंने फ़ाइल की थी, इसका सीडर डाटा होता है जो कि ये है। इसको मैं वहाँ पे एज अ एडमिन वहाँ पे लॉगिन करूँगा। रोल बेस्ड ये सारा होता है। एडमिन के पास अपने होते हैं सारा कुछ, जितने भी हैं उसके एक्सेसेस, एडमिन के पास ओवरऑल एक्सेस होती है। इसके अंदर हमारे पास ये सिंपली इसको हम पेस्ट करते हैं। इसका अब बेसिकली यहाँ पे API हिट कैसे करती है, ये देखो। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड डाला और यहाँ से मैंने इसको इंस्पेक्ट किया। API को हम चेक करते हैं नेटवर्क्स में जाके। यहाँ पे भी खाली है नेटवर्क। मैं इसको साइन इन करूँगा। ये देखो, ये API हिट की, यहाँ पे ये API का डाटा आ रहा है कि आपने ये डाटा, ये देखो प्रीव्यू के अंदर सक्सेस हुई है। रिस्पांस में क्या आया है, ये है। हेडर्स के अंदर ये डाटा है, प्रीव्यू ये है, डाटा ये गया है, ठीक है। रिस्पांस ये लॉगिन का मैं दिखाता हूँ। लॉगिन की ये API है, ये यूज़र नेम गया है और ये सारा डाटा उसने डाला है और ये टोकन गया है उस डाटा के रिस्पेक्ट जो कि उसने लॉगिन किया, ठीक हो गया। अब हेडर्स के अंदर ये 200 का स्टेटस होता है। डिफरेंट स्टेटस शो होते हैं आपको
आपके उसके ऊपर ब्राउज़र के ऊपर जब कोई 404 का एरर आता है तो ये स्टेटसेस होते हैं जो हम बैकएंड पे सेट करवाते हैं, और ये इसका यूआरएल होता है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, आपको डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये सारा कुछ कैसे है, ये देखें हमारे पास क्रिएट यूज़र है यहाँ पे। जी जी, क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन? सर ये बैकएंड है। ये फ्रंट एंड है, वो नीचे बैकएंड दिखा रहा था आपको मैं, वो नीचे बैकएंड का डाटा सारा ये फ्रंट एंड शो हो रहा है आपको, ये फ्रंट एंड पे व्यू शो हो रहा है ना आपको, यस सर। ठीक है। ये फ्रंट एंड का व्यू है, ये फ्रंट एंड का व्यू, और हम देखते हैं बैक एंड पे काम कैसे होता है। मैं यहाँ पे ऐसे यूज़र एक क्रिएट करता हूँ, आपके नेम का यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आपको दिखाता हूँ वो टेबल में कैसे स्टोर होता है जाके। सर जो एडमिन ने लॉगिन किया था वो नॉर्मल यूजर को तो शो नहीं होगा। नहीं, एडमिन के पास सारी एक्सेस होती है, क्योंकि एडमिन की अपनी एक्सेस है, एडमिन को सारा कंट्रोल है। आपका रोल रखते हैं हम टीम लीड, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड का बैक गया हमारे पास, ठीक है। ये सारा डाटा आपका फिल हो गया। क्रिएट यूज़र, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये आपकी प्रोफाइल आ गई। व्यू प्रोफाइल पे गए हम लोग, ये आपकी प्रोफाइल शो हो रही है, आप टीम लीड हो। अब हम आपकी प्रोफाइल से जाके लॉगिन करेंगे जी, लॉग आउट। आपकी प्रोफाइल लॉगिन, आप टीम लीड हो। आपके इंटर्नीज भी यहाँ पे शो होगा, किसी यूज़र को हम बनाएंगे एज आ इंटर्नी, उसके सारे टास्क आप मैनेज कर सकती हो। यहाँ से आपका अटेंडेंस पोर्टल है, यू शुड चेक इन दैट। अब चेक इन हो गई हो, देन आपका यहाँ पे टाइम आ गया, उसके बाद आपका यहाँ से चेकआउट का टाइम अभी नहीं हुआ। वर्किंग आवर्स कितने हैं अभी आपको दिखाते हैं, इसका भी काम। आपकी लीव्स हैं कोई तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकती हैं लीव के लिए। सिलेक्ट लीव टाइप, ये है ड्यूरेशन आपका, यहाँ से सिलेक्ट होगा 28, ये 6 सेलेक्ट कर लिया, 231, ये 4 डेज़ का आ गया। रीज़न कुछ भी लिख दें यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। सबमिट रिक्वेस्ट, ये अप्रूव करेगा, आप अप्रूव खुद कर सकते हैं या फिर ये वो करेगा आपका एडमिन अप्रूव करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ, ये अप्रूव करता है, वो अप्रूव आपको कर देगा, लेकिन वो एडमिन इसकी एक्सेस देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये शो हो जाएगी, ठीक है। और ये अप्रूव्ड हो गई, एक अप्रूव्ड आ रही है, एक आपकी टोटल लीव्स हैं, ठीक है। और बाकी जो सा है ये आपके आ गई अटेंडेंस, यहाँ से भी आप चेक इन ही हैं, और ये आपका टाइम काउंट हो रहा है साथ, ठीक है। ये आपकी अपनी प्रोफाइल है जिस पे आप अपना पासवर्ड्स, अपनी बैक इमेजेस सारी एडिट, प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। जी जी, व्हाट्स द क्वेश्चन? सर जो हम लोग डेटाबेस यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए जो डेटाबेस होती है वो मतलब उसकी कोई बाय होती है या वो किस नहीं तरह से नहीं नहीं, होती है? बाय लाइक अब बाय मैंने नहीं जो होती, बाय नहीं होती। प्रोजेक्ट ये डाटाबेस है, ये देखो, ये डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है। ये हमारी डाटाबेस है, यहाँ पे सर्वर है। डाटाबेस में ये होता है कि आपने इसको लाइव करना तो आपको होस्टिंग बाय करनी पड़ती है, ठीक है। होस्टिंग के उसी ऊपर, चीज़ के लिए पूछना ना, हाँ लाइक है कि वो मैंने अपना वो वो आपने अगर लाइव करना है तो होस्टिंग अगर लेनी तो वो आप बता देना। होस्टिंगर से लेते होते हैं वो। बेसिक ये होता है कि आप उसको स्लॉट्स की फॉर्म में ले लो। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो भी बनवाए हुए हैं,
तो आप उसको स्लॉट्स की फॉर्म में ले लो, वो बेहतर पड़ती है। अगर आप खुद परचेज़ करते हो ना पूरा सर्वर, वो बहुत महंगा पड़ता है आपको, ठीक है। सर एक्चुअली नहीं, मैं नॉर्मली ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, तो हमें उसके लिए डेटाबेस पे मतलब अब जैसे यहाँ पे है कि कोई भी यूज़र आता है, ठीक है, अपना वो अकाउंट बनाता है, सही है, तो उसका जो डेटा है, डिटेल्स हैं, वो सारी बैकएंड पे सेव हो रही है ना डेटाबेस में, सही है। अब दोबारा जब वो लॉगिन करता है तो जस्ट अपनी वो डिटेल्स डालते हैं तो उसका वो वाला अकाउंट सारी डिटेल्स ओपन होके आ जाती हैं, ऐसे ही है। ओके। अब इसके लिए मैं बोल रही हूँ जो हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं बैक पे, हाँ, वो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है, किस तरह से होती ये है, लाइक ये अब मैंने जो प्रोजेक्ट किया था, जी। मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, तो मतलब छोटा सा ही था, तो उसमें ये था कि मैंने ऐसा किया था कि जब कोई भी यूज़र फिल करे ना, मतलब एक फॉर्म है वो फिल करे और हाँ, सेंड पे क्लिक कर दे, ईमेल कर दे, ठीक है, हाँ, तो मुझे ईमेल आ जाए उसकी सारी डिटेल्स जो उसने उस फॉर्म पे फिल की है, ठीक है। ठीक है। उसके लिए जो डेटाबेस मैंने यूज़ की थी वो माई एसक्यूएल थी और ऑनलाइन एक सर्वर टाइप कुछ था, तो वहाँ पे मैंने अच्छा, यूज़ की अब थी, होता ये डायरेक्ट उसका लिंक अब डाला होता था, ये है कि तो वो चीज़ पूछना चाह ईमेल रही पे हूँ। हम फॉर्म फिल नहीं करवाते, हम जस्ट होस्टिंग लेते हैं। अगर हमने लाइव करना है, हम होस्टिंग लेते हैं, तो हमारी होस्टिंग के थ्रू हमारी डेटाबेस में आई थी। अभी ये जो डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं पोस्ट एसक्यूएल है, एसक्यूएल से भी आसान है, ठीक है। एसक्यूएल में आपकी डिफरेंट वो होती हैं कुछ क्यूरीज, तो ये उससे भी आसान है, ठीक है एसक्यूएल, ये भी एसक्यूएल ही है। हम लोग दो टाइप की चीज़ें चलाते हैं, एक सर आपका एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म, अभी मैं ये नहीं कह रही कि आपका ये जो वर्क है इसमें किस तरह से है या वो क्या है, लाइक नॉर्मली हम कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके लिए हमें अगर कोई ऐसा हम बना रहे हैं बैकएंड के लिए, डेटा जो सेव हमने करना होता है उसके लिए हमें एक डेटाबेस तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे हमारा सारा डेटा जो है वो सेव होता रहे। अब बिल्कुल जैसे फेसबुक को हम ले लें अगर, तो फेसबुक पे काफ़ी हज़ारों करोड़ों के हिसाब से अकाउंट्स हैं, ऐसे ही ठीक है, है, सबकी अपनी डिफरेंट डिटेल्स हैं, ऐसे तो ही है। वो वहाँ पे इसमें सेव हो रही हैं, तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ वो जो स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, इस तरह से इतने लोगों का डेटा अच्छा, होगा, तो मैं आपको उसके समझ लिए गया कोई बात हमें आपकी। बाय करना उसके लिए पड़ेगा जी सर। उसके लिए पूरा सर्वर बाय करना पड़ता है आपको। फेसबुक के अपने सर्वर्स हैं, AWS का सुना होगा आपने, वो पूरा पूरा सर्वर आपको होस्टिंगर से बाय करना पड़ता है, ताकि आपका डाटा यस सारा, सर। और वहाँ पे बाय पूरे पूरे सर्वर होते हैं वो, और वो पूरे पूरे कूलिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। ये तो हमारी लोकल डाटाबेस है ना। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्कीमाज हैं, ये स्कीमाज आपने पढ़े होंगे, स्कीमाज आ गए, ठीक है। यस ये मेरी डाटाबेस थी जिसका नेम दिखाया था मैंने आपको, ये हमारे स्कीमाज हैं। देन वी हैव द टेबल्स, ये टेबल्स आ गए, ठीक है। और सर। टेबल्स के अंदर ये यूज़र्स है, यूज़र्स का मैंने डाटा चेक करना है। मैं कहूँगा मुझे ऑल रो शो करवाओ इसकी। अभी मैंने एक यूज़र का नेम यहाँ से क्रिएट किया था, आपको शो होगा, ये देखो यहाँ पे शो होता है सारा कुछ। ये नेम मैंने क्रिएट किया था ना, ये देखो यस टेबल, सर, ऐसे ही है। ये टेबल एंड रोज़ की फॉर्म में डाटा आपके पास आ गया। वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको यस सर। पोस्ट ग्रेस में कोई भी आपको क्यूरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जस्ट एक लाइन आपने कर अच्छा, सारा रन कर जाता है आपका। ये सर मतलब ये ऐसे ही है कि आप नॉर्मली एक लोकल, ऑनलाइन लोकल, सेटअप है जो आप यूज़ करें ये लोकल, लोकल है, जैसे मैंने लोकल किया था एक, वहाँ पे ये लोकल है इसी अभी, तरह से मैं कुछ भी ये डालती थी तो हाँ, सेव हो ये जाता था। लोकल है, ये लोकल है, ओके, ठीक सही है। है। और अगर हमने नॉर्मली कोई प्रोजेक्ट्स बनाने, जैसे अब किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, ठीक जी। है, और वहाँ पे हमें इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किसी क्लाइंट को बना के देने हैं, तो उसके लिए जो डेटाबेस होगी वो भी हम लोकल यूज़ करते हैं या उसके लिए हमें कोई वो आप लोग पहले लोकल यूज़ करते हो। जब आधा प्रोजेक्ट हो जाता है, देन वो आधे प्रोजेक्ट के बाद कंपनी आपको बताती है कि ये डाटाबेस है, वो बैकएंड के डेवलपर को, फ्रंट एंड के डेवलपर को कहते हैं कि इसको आप डाटाबेस के ऊपर लाइव कर दें। अब हमारी ये चीज़ लाइव होगी, वो तब तक लाइव नहीं करते जब तक उसकी वर्किंग आधी से ज़्यादा कंप्लीट ना हो जाए, आधे से ज़्यादा यूज़ में ना आ जाए। फिर उस पर टेस्टिंग, ओके। फिर उस पर मैनुअल टेस्टिंग शुरू हो जाती है, लाइव टेस्टिंग होती है। टेस्टर्स बैठे होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाले, वो उस पर टेस्टिंग करते हैं कि इसमें बग्स तो नहीं है, यस सर। फिर उसको बग फ्री करते हैं वो लोग। फिर लाइव इसीलिए किया जाता है, लाइव करके फिर लाइव पर टेस्टिंग होती है, फिर उस पर यूज़र रियल यस रियल सर, रियल ऐसे टाइम यूज़र क्रिएट होते हैं जब उस तो पर। मेन जी जी। मेनली यही है ना कि हमें अगर कोई भी लाइव करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोमेन्स वगैरह लेनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने अपनी जो लाइव की हुई है उसको मैंने जस्ट वो उस पे किया हुआ है, विर्सल पे किया हुआ है, तो वो ये है कि मैं वो किसी को लिंक शेयर करूँ वो तो कोई आप तब भी चेक कर वो सकता है, वरना नॉर्मली नहीं वो देख हाँ, सकता। वो उस पर नहीं लाइव होती है, उस पर आपको डोमेन होता है आपका URL। आप URL यस। के थ्रू उसको लाइव तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैकएंड पे छोटी मोटी होस्टिंग नहीं होगी। इस पर फ़ायदा होस्टिंग का ये होता है, होस्टिंग और डोमेन का, ये आपकी पूरी वर्ल्ड वाइड एक प्रॉपर इस पर SEO होती है, और ये हर कंट्री के अंदर आपका नज़र आता है, लोगों को वेबसाइट आपकी रैंक करती गूगल पे, ठीक है। यस सर। तो ये इसीलिए यूज़ होती हैं, ये होस्टिंग वगैरह इसीलिए यूज़ होती हैं। पूरा पूरा होस्ट होता, सर्वर होता है जिस पे आप होस्टिंग करवाते हो, और ये सारा आपको
नज़र भी आता है और गूगल पे सर्चिंग के अंदर भी है, सर्च इंजन के अंदर शो होने लग जाता है, ताकि आपकी रैंकिंग अच्छी हो, आपका काम अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, इसीलिए इसको गूगल पे रैंक करवाया जाता है। यस सर, ठीक हो गया। सही है। बाकी जो अच्छा, सा मेनली मतलब जो सम अप है इनका यही है कि हमने कोई भी किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसको लाइव करवाना है। अगर कोई हमें क्लाइंट भी दे रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हमें डोमेन या होस्टिंग वगैरह ये दोनों बाय करना ही दोनों पड़ेगा। डोमेन होस्टिंग दोनों, दोनों करनी पड़ेंगे। क्योंकि डोमेन, ओके। अब मैं कहता हूँ कि जी डोमेन ऐसा चाहिए कि डोमेन जस्ट उसका URL है कि www. इस URL पे चलेगा, ठीक है। अब बैकएंड पे सर्वर ही नहीं है तो वो डाटा कहाँ स्टोर करेगा और होस्ट कैसे होगा आपका गूगल के ऊपर या आपका वेब के ऊपर, वो होस्ट ही नहीं करेगा, यस सर। ठीक है। तो ये दोनों अच्छा, चीज़ होती है, दोनों के अपने अपने काम ऐसे है। ही है क्योंकि जो ऑनर होगा उसने तो चीजें देखनी भी है ऐसे ना। ही है, तो वो सारा होस्टिंग पे कहाँ से जैसे आएगा, अब आप हैं तो आप ऐसे ही यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो ऐसे ही है होस्टिंग है आपके पास, तो आप तभी ये सब कुछ देख ऐसे ही पा है। रहे हैं। ये होस्टिंग जो सी होती है, होस्टिंग का पूरा पूरा सर्वर होता है जिसपे आप होस्ट करवाते हो अपने नोड जेएस के प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं, वो डिफरेंट स्टोरेज होती हैं। उसमें कंपनी में जब आप काम करते हो वो कंपनी प्रोवाइड करती है, क्लाइंट देता है। हम लोग जब किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम उसको जब प्रोजेक्ट का बजट देते हैं, हम कहते हैं कि ये इतने का 2 लाख का 3 लाख का प्रोजेक्ट है विदाउट होस्टिंग डोमेन। होस्टिंग डोमेन आप लेके दोगे, क्योंकि होस्टिंग की जो प्राइसेस होती हैं वो कम से कम 1-1 लाख की भी होती है, होस्टिंग 1.5-1.5 लाख की भी होती है, 2-2 यस लाख सर। की भी होती है। तो वो क्लाइंट हमें लेके देता है, ठीक है। अगर हम अपना काम कर रहे हैं उसके लिए हम खुद होस्टिंग ले लेते हैं, वो आपको जो हम खुद अपना सर्वर परचेज करते हैं कंपनी के लिए, वो 25,000-30,000 का आता है। फिर उसमें ये होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए होती तो हम उसमें से शेयर्ड होस्टिंग उसको शेयर कर देते ताकि उसको वो सस्ती पड़े, 2,000-3,000 की आपको पड़ जाती है वो फिर, ठीक है। तो यस फ़ायदा सर। तीन ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 3,000 की पड़ती है आपको विदाउट होस्टिंग। आप अपना नहीं, विदाउट होस्टिंग कैसे देख सकेंगे, देखें ये लोकल पे चल रहा है। अब ये आप लोगों को मैं इसका लिंक तो शेयर कर ही नहीं सकता, ठीक है, जब तक ये होस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये लाइव ही नहीं हुआ। अभी लाइव होना है, लाइव के बाद ये शो होगा सारा कुछ, ठीक है। लाइव के ऊपर आपकी होस्टिंग भी होती है, डोमेन होती है, तो डोमेन मतलब डेटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज से। इससे इस डाटाबेस लोकल डाटाबेस का कनेक्शन नहीं है, वो फिर आपके होस्टिंग के थ्रू जब आप सही है। कर रहे होते हो वहाँ पे आपका सारा जो आपने सेटअप किया होता है वहीं पे सारा स्टोर होता है जाके, ओके, सही। ठीक हो गया। ये तो बेसिकली हम लोकली यस सर। लोकली चेक करते हैं ना कि हमारा डाटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे टेबल रोज क्रिएट हो रहे हैं कि यस नहीं सर, हो रहे, एग्री। हमारे जो से हैं लाइक मॉडल्स और ये सारा कुछ ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग जब अपना वो सेटअप करते हैं उसमें सारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं और वहाँ पे जस्ट हमने अपलोड करनी होती हैं। उसके कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं जो कि अपने फ्रंट एंड के साथ हम लोगों ने कुछ फाइल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है और वो सारा वहाँ पे होस्ट कर जाता है और हमारा डाटा सारा हमारा उसके ऊपर सेट हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक ओके। है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि लाइक हमने प्रोजेक्ट अपना कोई किया, ठीक है। हम्म अब जैसे मैंने अपना जो सेटअप किया था उसमें मैंने जो बैकएंड लगाई थी और मतलब डेटाबेस में जो भी सेव किया था वो उस टाइम चल पड़ा था, ठीक है। अब अगर कुछ टाइम मैं प्रोजेक्ट को टच ही नहीं करती, कोई काम उस पर नहीं करती, लेकिन अगर मैं 3 to 4 वीक्स बाद अगर उस काम पे मैं जाती हूँ और दोबारा अगर मैं वो चेक करने के लिए करती हूँ हम्म कि ये मतलब चल रहा है बैकएंड या नहीं चल रहा, तो अक्सर उसमें एरर आ जाता है, तो अच्छा, उसका क्या रीज़न होता है? अब मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे अपनी डेटाबेस दिखाइएगा, जिस आप किस टाइम फ्री हुए ना मुझे आप बताइएगा, मैं आपकी डेटाबेस चेक करके बता दूँगा क्या मसला है उसमें। दो मसले हो सकते हैं। तो पहला मसला ये है कि उसके अंदर आपका एरर होगा इसका आईपी एड्रेस का। जब आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर वाला नहीं होता आपके ये, क्योंकि ये नेट पे चल रहा है तो नेट के थ्रू अभी लोकल पे चल रहा है तो आपके नेट के साथ उसका आईपी एड्रेस मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आईपी मैच नहीं कर रहे तो आईपी का वो एरर देता है कि आपका जो सा ना सर्वर का एरर दे देगा आपको, ठीक है, इस तरह से एरर दे देगा कोई ना कोई वो। यस सर। तो वो आईपी का मसला होता है। अगर वो मसला नहीं है तो फिर उसके बाद उसके अलावा कोई ना कोई बैकएंड में फ्रंट एंड में इशू होगा, कोई ना कोई ऐसा कोड का इशू होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपका मेनली आईपी का इशू ही होता है। आईपी जब मैच नहीं करता तब वो कहता है कि सर्वर एरर आता है या फिर सेट टाइम आउट आ जाता है, इस तरह से आ जाता होता है। यस सर। क्योंकि एक्चुअली ये होता है ना कि ऑन द स्पॉट वो रन हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं उसको बिल्कुल कुछ छेड़ा भी नहीं है अब कि चलो देखो कोई ये कोड का एरर आ ये गया, कुछ ये कुछ ये टाइम बाद करूँ तो उसमें आ जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरा, ये भी लाइव नहीं है। जी। ये ऑलमोस्ट अभी इसको स्टार्ट हमने किया था ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले, और इसको आप कह लो कि 3-4 दिनों में पूरा ये बना लिया था हम लोगों ने, 2 दिनों में मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ काम होने वाले, कब कुछ काम बाकी हैं इसके ऊपर, तो ये बीच में कभी कभी चलता है, हम चलाते भी हैं इसको, लेकिन हम इस पर छेड़खानी नहीं करते, उसके ऊपर कुछ भी नहीं करते हमारा। मैं अभी आपके सामने चला कर दिखा रहा हूँ, चल रहा है ना, तो उसमें ये होता है कि कभी कभार ना कुछ ऐसे कुछ एरर्स आ जाते हैं जिसके जो आप नहीं इसमें देखते वो उस टाइम पे होते हैं, लेकिन बाद में आपको शो करता है कि ये एरर थे, उसकी वजह से मसला होता है फिर वो, यस सर, ठीक है। सही है। वो आप मुझे दिखा देना क्या मसला है, वो मैं देख लूँगा। कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं होती उसके अंदर, वो जस्ट आपका कोई ना कोई ओके वहाँ पे कोई आईपी का मसला होगा या ऐसा कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से वो रन नहीं कर रहा होता, सर। यस सर। ठीक है।
बाकी ये चीज़ डाटाबेस इस तरह से होती है, डाटा इस तरह स्टोर होता है। यहाँ पे टेबल रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं सारे, इसमें आपका यूज़र, इसमें पासवर्ड और सारा कुछ। ये आपके टोकन पासवर्ड हैं जो कि यहाँ पे टोकन की फॉर्म में शो होते हैं। ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड्स होते हैं जो किसी को नज़र नहीं आते, ठीक है। और बाकी हमारा ये फ्रंट एंड जो सा मैंने आपको दिखाया था, हेयर इज़ आवर फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू है इसका, ठीक है। देन वी हैव एनालिसिस, और मैंने यहाँ पे इनका चेक इन किया था, अभी यहाँ पे चेक इन हो गया। देन आई विल चेकआउट 0 और 12 मिनट्स काउंट हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, और ये एडमिन को नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है मेनली। बाकी जो सा है आपको मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने, अगर मैं वो भी बताता हूँ आपको, एरर को फाइंड करने का, किसी भी HTML का, फ्रंट एंड का है या बैक एंड का है, एरर को फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इस तरह से आ गया। अब आप कहते हो कि मैंने स्टाइलिंग करनी सेट, सिंपली ये इंस्पेक्ट का एक एलिमेंट होता है, यहाँ से इसको क्लिक करना है। देन यू शुड क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे क्लिक करो कि मैंने इसकी स्टाइलिंग चेक करनी है। यहाँ पे साइड पे स्टाइलिंग आ जाएगी। अब बॉर्डर कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव करता हूँ, ख़त्म हो गया, यह आ गया। यहाँ से मैं कहता हूँ मुझे कलर ग्रीन कलर चाहिए नहीं है, मैंने यहाँ पे रेड कर दिया इसके ब्राउन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कलर अच्छा सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। देन मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो सा वो बढ़ाना है, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ करता हूँ 18 के बजाय 28, ठीक है। देन मैं कहता हूँ मुझे इसकी पैडिंग चाहिए, पैडिंग जो सी है पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग के अंदर और मार्जिन के अंदर फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। पैडिंग लेफ़्ट 19 पिक्सल लगी हुई है, और पैडिंग राइट, पैडिंग होती है 3 साइड, पैडिंग टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। इस तरह से पैडिंग होती है। पैडिंग होती क्या बेसिकली है, मैं ये भी बताता हूँ आपको। ये 19 है, इसको मैं देता हूँ 20, ये लेफ़्ट से लग गई 20, ये राइट से भी आपकी, मैं इसको 20 दे देता हूँ, ठीक है। अब पैडिंग होती क्या बेसिकली, पैडिंग होती है ये चीज़, ये इनर साइड से होती है पैडिंग, ये जो यहाँ से ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। टॉप बॉटम, लेफ़्ट अंदर से, राइट टॉप बॉटम, मार्जिन हमेशा बाहर से होता है, पैडिंग अंदर से होती है, पैडिंग हुई हुई अंदरली साइड पे, ठीक है। अगर मैं पैडिंग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ये देखो क्या होता है, अभी देख रहे हो वो चीज़ ही आपकी हो गई, उसके साथ लग जाती है बिल्कुल। ये पैडिंग मैंने देखा लेफ़्ट दी, लेफ़्ट से वहाँ से लग गई, राइट दी वहाँ से लग गई, ठीक है। बॉर्डर रेडियस होता है, ये जो गुलाई होती है आपकी, इसको जितना ये राउंडेड होता है, बॉर्डर रेडियस को मैं ख़त्म करता हूँ, वो स्क्वायर में आ गया बिल्कुल। बॉर्डर रेडियस देता हूँ 5 के बजाय मैं आपको देता हूँ इसको 5 के बजाय देते हैं इसको हम 20। अब देख रहे हो कितना राउंड हो गया, वो बटन ही राउंड हो गया आपका, ठीक है। तो बेसिक यहाँ से हम लोग जितना इस इंस्पेक्ट को यूज़ करेंगे, ये हमारा कोड है सारा, यहाँ से अपने कोड के अंदर ये नहीं करेंगे कोड में कोई एरर आ गया कोड में जाकर फाइंड कर ले, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या यूज़ हो रही है, पेरेंट क्लास क्या लगी चाइल्ड, ये देखो सारा आपको नज़र आता है कि पेरेंट क्लास किस तरह से काम कर रही, चाइल्ड क्लास किस तरह से काम कर रही, सारा यहाँ से नज़र आता है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होती है। अब मैं ये सिंपली यहाँ पे आपका होता है चेक करने के लिए, देन आप वहाँ से कोड को कॉपी करके वहाँ से अपने कोड में जाके फाइंड आउट कर लेते हो। मैं इसको क्रॉस करता हूँ और इसको जस्ट सिंपली रिफ्रेश करूँगा, सिंपल वैसे दोबारा वापस आ जाएगा। ये हमारे पास बूटस्ट्रैप है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर बेसिक हमारे पास चीज़ें होती है। बूटस्ट्रैप इज़ नॉट एनी कंसेप्ट नहीं है ये किसी चीज़ का, ये जस्ट एक लाइब्रेरी है जो कि स्टाइलिंग को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती है। मींस के आपके पास, आप कहते हैं कि मेरा एक कोई चीज़ है तो वो एक अच्छे तरीके से शो हो, मींस के एक मेरा घर है तो मैंने अगर उस पर स्टाइलिंग की है या चीज़ें की हैं, जो कुछ किया हुआ है वो एक प्रॉपर मींस के वेल स्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो उसके लिए वो यूज़ द बूटस्ट्रैप फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, अब वेब डिज़ाइन पे रिस्पॉन्सिवनेस हम लोग ऐसे चेक करते हैं, इंस्पेक्ट पे गए, ये एक एलिमेंट है साथ इसके यहाँ पे,
टॉगल डिवाइस टोल बार, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, ये रिस्पॉन्सिवनेस शो होती है हमें कि हमारे पास हर मोबाइल की स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। डिज़ाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। देखो जिस स्क्रीन पे मूव करूँगा डिज़ाइन वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करेगा यूजिंग बूटस्ट्रैप को ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम के थ्रू होता है सारा कुछ। मीडिया क्यूरीज भी होती हैं यूज, बट ग्रिड सिस्टम इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन द मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज सही नहीं लगी हुई तो आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाता है। सर ये हमारे पास CSS ही नहीं है, क्या हुआ है? ये हमारे पास CSS ही है ना, ग्रिड वगैरह और ये सी एस एस ये सी एस डिजाइन एस ये वगैरह। सी एस एस से ऊपर की चीज़ है। सी एस एस तो आपकी स्टाइलिंग करी होती ना कि आपने कलर कूलर क्या देने हैं, किस तरह से देनी। ये सी एस एस से ऊपर की चीज़ है। ये आपकी सारी बट CSS में ये चीज़ें भी तो आती हैं ना नहीं कि आती है। रिस्पॉन्सिव नहीं डिजाइन नहीं, हो। सी एस एस में ये रिस्पॉन्सिव इतना नहीं होता। सी एस एस में जस्ट आपकी स्टाइलिंग होती है मेनली। रिस्पॉन्सिव सारा आपका बूटस्ट्रैप करता है। ग्रिड सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट ही बूटस्ट्रैप में है। और बट बूट सर यूज तो होता है ना CSS के थ्रू भी। अब मैंने जो किया है तो उसमें हाँ अगर मैंने कुछ इस तरह से करनी थी, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना था या कुछ, अच्छा, तो मैं तो CSS यूज कर रही आपने थी। जस्ट सी एस एस किया ना, तो बूटस्ट्रैप को हम जब जी यूज़ कर जी बूटस्ट्रैप को जब तक यूज़ नहीं करेंगे आप सेक्शन वाइज अपनी कोडिंग कर ही नहीं सकते। आपने सी एस एस यूज़ किया तो आपने एक पॉइंट पे यूज़ किया सी एस एस। सी एस एस जस्ट CSS। स्टाइलिंग है। सी एस एस इज़ जस्ट अ स्टाइलिंग। हम लोगों ने क्लास से अब ये क्या चीज़ है जौन सा ये है, ये बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप बनाई इसीलिए गई है, ये कॉपी पेस्टिंग है सारा कुछ, ठीक है। हमारे पास सी एस एस के अंदर कस्टम क्लासेस देनी पड़ती हैं, ये क्लास दो वो क्लास दो। अब बूटस्ट्रैप में जब बनी बनाई चीज़ें हम क्यों सी एस एस को ज़्यादा यूज़ करें? अब हमारे पास एडवांस चीज़ है तो हम सी एस एस पे इतना खपें क्यों? सर उसके लिए तो हम टेलविंड CSS भी यूज नहीं कर सकते अब आपको बताता रिएक्ट हूँ के साथ। टेलविंड सी एस एस क्या होती है। अब ये भी बताता हूँ आपको। सी एस एस और बूटस्ट्रैप का मिक्सचर टेलविंड सी एस एस। टेलविंड सी एस एस एडवांस फॉर्म है। ये हमारे पास उसकी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है सिंटैक्स का। पहले हम बूटस्ट्रैप पे आते हैं, सी एस एस करते हैं, देन हम टेलविंड पे आते हैं। डायरेक्ट मैं टेलविंड पे लाऊंगा आपको मसला करेगी वो। ओके हो गया? यस सर। समझ गए बात अब? बट सर हम एंड टेलविंड पे ही करेंगे क्योंकि आजकल ज्यादा तो वही देखो चल अब रही अब है। चीज़ होती है, इस चीज़ पे हम ये नहीं कहते कि हमें टेलविंड ही करनी है। हमारे पास यस सर। क्लाइंट का प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, बूटस्ट्रैप भी हो सकती है, टेलविंड भी होती है। ये नहीं कहते हम कि टेलविंड पे ही है, टेलविंड ज़्यादा चल रही है। हमें सारा कुछ करना पड़ता है। हमें सारे फ्रेमवर्क के साथ काम करना पड़ता है। हमें एक चीज़ पे अगर हम कहेंगे ना हमने टेलविंड ही करनी है और हमने करना ही कुछ नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि हमें आज के हिसाब से अपने आप को मल्टीटास्किंग करना पड़ता है हर चीज़ को लेके, ठीक है। यस सर। पहले हम लोग सी एस एस और बूटस्ट्रैप पे एक हम बेसिक चीज़ पे हम अच्छा टाइम लगाएंगे ना, एक स्टेप 2 स्टेप चलेंगे। अगर हम डायरेक्ट 5th स्टेप पे जाके पाँव रखेंगे ना तो हम उल्टा गिरेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम बेसिक पे अपना चीज़ें सेट करेंगे, देन हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ओके ठीक हो गया? तो ये मेनली ये चीज़ होती है। टेलविंड जिसको आती है वो यूज़ कर सकता है, नो प्रॉब्लम। जिसको नहीं आती वो ये यूज़ करे, देन हम टेलविंड की तरफ आ जाएंगे, नो इशू। यहाँ पे ये देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ये पूरे पेज के ऊपर ग्रिड ही ग्रिड है। अब ये सारे क्या प्रोवाइड करता है? बूटस्ट्रैप आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये सारा कोड है, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना, लिंक आपका उसमें पेस्ट हो जाना। यहाँ पे क्या है, पेजिनेशंस हो गई आपकी, ये पेज के नीचे जो होती हैं 1 2 3 4 पेज, ये कोड है, कॉपी करो वहाँ पेस्ट करो, दैट्स इट। हमें सी एस एस को इतना यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सी एस एस जस्ट स्टाइलिंग के लिए यूज़ करो, मेनली चीज़ ये है आपकी, ठीक है। अब ये अलर्ट बटन शो होते हैं, अलर्ट मैसेज शो होते हैं, सक्सेसफुली लॉगिन वार्निंग आ जाती है, तो ये यहीं से आते हैं सारे, ये यहीं से यूज़ करते हैं छोटा डेवलपर। बूटस्ट्रैप तो हमारे पास लाइब्रेरी है actually। लाइब्रेरी है, हाँ जी लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप बनी बनाई लाइब्रेरी। बूटस्ट्रैप में आपको कस्टम कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट अगर आपने कस्टम कुछ करना है थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है। तो सी एस एस से हम उतनी ही जान छुड़ाते हैं ताकि सी एस एस में हम फंस ना जाएं। स्टाइलिंग सी एस एस में फंस जाती है हमारी, उसमें मसला आता है, उसमें बहुत ज़्यादा Yes sir, इशू उसमें आते तो हैं, है, ठीक है। बहुत इश्यूज तो आते वो हैं। चीज़ आते हैं, वो चीज़ें हम जब सी एस एस के बाद ये चीज़ आई, बूटस्ट्रैप क्यों आई? इसीलिए आई है ताकि आपका काम आसान हो, आपको कुछ कस्टमली कुछ ना करना पड़े। जब हमारे पास इतने टूल्स होते हैं, थीम्स होते हैं, थीम्स के ऊपर हम काम करते हैं। अभी तो फ्रंट एंड में आपको करवा रहा हूँ ना, फ्रंट एंड में आप चीज़ें कर रहे हो। आगे कंपनीज में जब काम करेंगे तो कंपनी वाला थीम देते हैं डायरेक्ट पूरा बना, ठीक है। इसमें सारे आपके बूटस्ट्रैप में बटन्स, ठीक है, आपके पास स्पिनर्स, ठीक है। ये देखो ये स्पिनर्स आ गए। ये जब आपके लोडिंग आती है जी किंजा, ये लोडिंग आती है जब आपका कुछ वेबसाइट लोड होती है तो ऐसे लोडर्स आ जाते हैं आपके पास। Yes sir। सर ये जो बूटस्ट्रैप है इसको हम लोग CSS की अलग फाइल के अंदर ही लगाते हैं, जैसे नहीं, टेलविंड जो नहीं, है नहीं, HTML वाली फाइल में लग जाती है। इसमें होता ये है कि बूटस्ट्रैप को अगर आप कंडीशन होती है यूज़ कहाँ कर रहे हो। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हो अपने HTML और CSS वाले प्रोजेक्ट के अंदर, तो HTML के ऊपर इसका लिंक आ जाता है जो कि हम यहीं से इसकी डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसकी कोई फाइल नहीं बनानी पड़ती हमें, ठीक है।
CSS की फ़ाइल बनती है, इसकी जस्ट एक लाइन होती है, कॉपी पेस्ट करनी है हेड के हेडर के अंदर, वहाँ से इसने चलने लग पड़ना है। देखो अब इसमें ये क्लासेस है, क्लासेस हमने इसकी यूज़ करनी होती है। जब लिंक पेस्ट करके क्लासेस यूज़ करो आपका काम सारा चलेगा। और जब हम इसको रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं तब इसका हम पैकेज डाउनलोड करते हैं कि npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप 4 या बूटस्ट्रैप 5। तो मेनली ये चीज़ होती है। अब इसमें हमारे पास लिस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये देखो ये इस तरह से ये सारा बना हुआ ULL, ये सारी HTML थोड़ी सी है, बाकी सारी ये बूटस्ट्रैप ही लगी हुई बीच में। ये क्लासेस सारी बूटस्ट्रैप की हैं, कार्ड्स हैं, प्रोडक्ट कार्ड्स सर हैं, ये रिएक्ट के साथ भी यूज होती है? जैसे सबके साथ यूज़ होती है। रिएक्ट ने तो आपका काम उस तरह से आसान करना है, उसमें आपका रिएक्ट फ्रंट एंड को सेट करने के लिए होता है। बूटस्ट्रैप ने रिस्पॉन्सिवनेस करनी है, आपकी सारी वेबसाइट चल रही है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, तो वो तो गंदी लगेगी, कैसी लगेगी। ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वेबसाइट के एंड पे होते हैं, अक्सर ये क्लिक भी करोगे ये इस तरह से होता है जी। सर ये बर्गर मेन्यूज वगैरह जो हम बनाते हैं मोबाइल स्मॉल हाँ स्क्रीन्स पे व्यू करने के लिए, तो हाँ, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए बूटस्ट्रैप, आप लोगों को बूटस्ट्रैप की यही दिखाएंगे कि यही डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बूटस्ट्रैप की इससे बड़ी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है जो कम बताते ही कोई नहीं है। ये देखो अभी आपको बताता हूँ, बर्गर मेन्यूज़, जितने मेन्यूज़ आपको चाहिए आप यहाँ से उठाओ। ये देखो ये पहला बूटस्ट्रैप का, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है। कंटेंट बिल्ड, वेब पैक भी हैं इसमें सारे, कस्टमाइज लेआउट, कंटेंट, फॉर्म्स, कंपोनेंट्स, हेल्पर्स, यूटिलिटीज़, एक्सटेंड। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से बूटस्ट्रैप 5 बर्गर मेन्यूज़ का है ना, आपने जी सर। यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो अभी एक मिनट, जितना डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करोगे बूटस्ट्रैप में सारा कुछ मिलता जाएगा, कोई छुपी चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये इसका कोड पड़ा हुआ है, ये लो, ठीक है, ये कोड पड़ा हुआ है, इसको उठाना है और कॉपी और पेस्ट करना, आपका काम चल जाना है, दैट्स इट। बूटस्ट्रैप में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। बूटस्ट्रैप में कोई आपका कह लो कि 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा, 4 वाला बंदा, 3 वाला बंदा, सारे कॉपी पेस्ट ही यूज़ करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इसमें वो नहीं होता कि आपने इसको वो करना है। बूटस्ट्रैप को आप यूज़ करोगे, आपको टाइम के साथ साथ इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप उसको सारा खुद ब खुद करने लग जाते हैं, आपको पता लग जाता है क्लासेस कैसे यूज़ होती हैं। जिस तरह अब चीज़ें आ गई हैं, अब हमारे पास बनी बनाई चीज़ें होती हैं फ्रंट एंड के हवाले से कुछ, ठीक है। तो आपको मैं इस पर काम इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई बनी बनाई चीज़ भी दे, ताकि आपको पता हो कि इस पर यूज़ कैसे हो और मैंने काम कैसे करना है, ठीक हो गया। तो बेसिक है ये चीज़ है। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है, मैं ग्रिड सिस्टम की तरफ आता हूँ। ग्रिड सिस्टम हमारे पूरे पेज के अंदर इस तरह से स्पैन्स होते हैं, 12 स्पैन्स और 12 कॉल्स, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैनेज होता है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ये आपका मैंने कहा था 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और पूरे पेज पे आपका कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के अंदर डिवाइड होता है। अब कंटेनर क्या होता है, कंटेनर ये पूरी क्लास, पूरी पेरेंट क्लास कंटेनर फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है, और कंटेनर जस्ट अपने आप में कंटेन करता है। 12 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 3 है, ये 9 है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3, यहाँ पे भी करता हूँ 3, एंड इसको कॉपी किया सिंपली, यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब बूटस्ट्रैप की चीज़ें देखो कि इसमें चीज़ें कितनी आसान है। आप CSS में उसको उतनी ही लंबी लाइनों में करोगे वो फ़ायदा कोई नहीं होता, उसको आप ख़राब करो, सीधा करो, और वो उस तरह से वो चीज़ें सारी आपकी बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग में बंदा फंस लगा रहता है फिर। अब ये 3 3 3 3 सारे 3 3 हो गए। मैं इसको रन करता हूँ, देखना क्या होता है। 3 3 3 3 डिवाइड हो गया, कोई स्टाइलिंग मुझे ज़्यादा देनी नहीं पड़ी। अलिशबा देखा हुआ आपने? यस सर, एक्चुअली ये वाला काम मैंने टेलविंड के साथ किया था। हाँ ठीक है, आपने टेलविंड के साथ किया ना। अब ये फ्लूइड के अंदर आया। फ्लूइड क्या चीज़ है, ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। ये फ्लूइड के अंदर क्या है, ये इनर वाली साइड में फ्लूइड लगा हुआ है। मैं फ्लूइड को रिमूव करता हूँ, जस्ट कंटेनर में देखना अपने आप को कंटेन कर लेगा, ये कंटेनर में आ गया। अब ये काम अगर हम CSS के साथ करते तो उसके लिए बहुत खपना पड़ता तो है मेरा हमें, CSS में हम काम इसी वजह से तब करते जाके हैं। वो CSS होता में है। इसी वजह से हम CSS इतनी कम, यस सर। बहुत कम यूज़ करते हैं, बट उसमें कस्टम क्लासेस जब अगर हमें देनी पड़ जाए फिर यूज़ करते हैं। अब ये किया, एम्प्टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप। ये क्लास है बूटस्ट्रैप की, मार्जिन टॉप है 3 है, मैं मार्जिन टॉप 5 देता हूँ, देखना ऊपर से मार्जिन लगता है, ये देखो ऊपर से नीचे आ गया। अब ये क्लास है पेरेंट क्लास, ये कंटेनर फ्लूइड है, ये पूरे पे लगी हुई है। मैं कंटेनर फ्लूइड के बजाय जस्ट इसको कंटेनर करता हूँ, ये ऊपर वाला सारा उसको सेट कर देगा, ये लो। अब मैं इसके चाइल्ड क्लास को अगर देता हूँ ना कंटेनर फ्लूइड, तो वो नहीं करेगा इसको मैचअप। देखो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पेरेंट पे आपका कंटेनर लगा है। इनर क्लास को नहीं पकड़ेगा, वो
पेरेंट क्लास को फॉलो करेगा। और बूटस्ट्रैप का लिंक HTML CSS के प्रोजेक्ट्स में ऐसे होता है, ये देखो ये लिंक होता है, जस्ट ये लिंक और आपने काम शुरू, क्लासेस देनी, उसके अलावा कोई फाइल बनती नहीं इसकी। ठीक हो गया। और इसके बाद आपका एक मेन चीज़ होती है कि अब मैं कहता हूँ कि मुझे डाटा ये रो में आ रहा है, मुझे चाहिए कॉलम में, मैं सिंपली यहाँ से रो के बजाय क्या करूँगा, कॉलम, ये लो ये कॉलम में आ गया। इसी तरह हर पेज पे आपके पास सेक्शंस जो से हैं वो सारे बनते हैं। अब आपको बताता हूँ सेक्शंस के अंदर काम कैसे होता है। अब ये चीज़ जो सी मैंने इस तरह आपको बताई है, यहाँ पे ये रो आ गया, ठीक है। नहीं बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों एक प्रोजेक्ट पे यूज़ नहीं होती, दोनों का मकसद एक ही होता है। ये थोड़ी सी आप कह लो कि वो उसकी थोड़ी सी एडवांस है, वो मैं इसमें क्लासेस और अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, वो थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है इसका, ठीक है। तो वो जब वो यूज़ कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये यूज़ कर रहे हो फिर वो आप ना यूज़ करो, एक ही चीज़ एक टाइम पे यूज़ होती है। अब मैं कहता हूँ कि हर मुझे यहाँ पे ये एक स्मॉल ग्रिड है, मैं कहता हूँ मुझे इस तरह का एक और चाहिए, ठीक है। ये पूरा जो सा ना यहाँ से मैंने किया कॉपी, या आप समझ लो कि हमारे पास एक सेक्शन मेन सेक्शन है और ये पेज के ऊपर एक वुमेन सेक्शन आ गया, जिस तरह आपने देखा होगा उसके अंदर का होता है वेबसाइट्स पे, ये मेन सेक्शन का डाटा आ गया, मेन सेक्शन की चीज़ें शो हो रही हैं, वुमेन सेक्शन की शो हो रही हैं। तो ये इस तरह से हमारा कॉल्स के अंदर मैनेज हो जाता है। यस, क्या क्वेश्चन आपका? सर जो क्लासेस के नेम्स हैं ये बिल्ट इन है? ये बिल्ट इन है सारे, ये लिंक है सर इसका, ये लिंक है। ये जो आपने करना होता है स्क्रिप्ट के अंदर, ये आपका बूटस्ट्रैप में, ये जस्ट हम तब करते हैं, ये सॉरी ये वाला ऊपर वाला ये स्टाइल शीट का ये होता है जब हम CSS और HTML में काम करते हैं, ये लिंक पेस्ट करते हैं। जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं रिएक्ट में, तब हमें ये लिंक पेस्ट नहीं करना पड़ता, इसको इंस्टॉल करवाते हैं, इसका पैकेज इंस्टॉल होता है। तो बूटस्ट्रैप के पास आपके पास ये भी चीज़ें बूटस्ट्रैप की हैं, आपके पास मॉडल्स, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन्स, कार्ड्स, ये सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, पॉप ओवर्स, प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें आप इसको जितना एक्सप्लोर करते जाओगे उतना ही आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती जाएंगी, ठीक हो गया। मैं ये आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, आपके साथ चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। तो हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है, प्रोफेशनल वाइज काम करना है, चीज़ों को ऐसे लेके चलना है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि CSS HTML ये चीज़ें इसके अंदर इस तरह से होती हैं, पर उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंडस्ट्रियल वाइज। जी सर मतलब हम लोग स्टाइलिंग के लिए सारी बूटस्ट्रैप ही यूज करेंगे? CSS भी होगी, बूटस्ट्रैप दोनों होगी, ठीक है। वो कस्टम के लिए होती है और ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होती है। कस्टम, स्टाइलिंग और रिस्पॉन्सिवनेस में फ़र्क होता है। स्टाइलिंग का मतलब ये है कि आपने एक वेबसाइट को स्टाइल दे दिया है, आपके सारे आप कह लो ऊपर आपका पेंट शेंट घर को सारा हो गया, आपके घर का स्ट्रक्चर ही टेढ़ा मेढ़ा, मीन्स के दीवारें टेढ़ी हैं, खिड़कियाँ टेढ़ी हैं, तो वो तो बुरी लगेगी ना चीज़, तो उस पर हम बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट कर देंगे। ओके हो गया, अब समझ आ गई आपको? ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें शेयर कर देता हूँ आपको कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। कुछ HTML CSS और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, कुछ छोटा सा एक टास्क होगा, बड़ा टास्क नहीं होगा कोई, वो आपने देखना है। मैं कुछ HTML की चीज़ें आपको शेयर भी कर दूंगा। आज आपकी जो सी नेक्स्ट क्लास अब मंडे को है, उससे पहले पहले आपने चीज़ें वो थोड़ी सी देख लेनी है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि टास्क करना क्या, बहुत ईजी टास्क है, मुश्किल टास्क नहीं है। जी क्या क्वेश्चन है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो टास्क रह गए हैं जिनके, वो सबमिट कब तक करवा सकते हैं? यार देखो, मैंने जस्ट अभी स्लो खुद ही चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो चीज़ें हैं ना इस तरह से करनी है और इस तरह इन चीज़ों को लेकर चलना है ना, उसमें चीज़ें इस तरह से हैं कि आप लोग टास्क सब सबमिट करवा रहे हो, सब स्टूडेंट्स के होते हैं, कुछ के यूनिवर्सिटीज़ के इशू होते हैं, कुछ के पेपर्स होते हैं, मसला होता है, लेकिन उसको कोशिश किया करो एज आ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जल्दी से जल्दी जमा करवाया करो, ठीक है। क्योंकि वो फिर चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं किसी पर सख्ती करूँ, तो स्टूडेंट फेडअप हो जाता है, फिर मैं वो चीज़ मैं करता नहीं था कि एक इजी वे में रह के आप लोग काम करो, और इजी वे में रह के ही काम होता है। अगर मैं किसी से सख्ती करता हूँ, चीज़ करता हूँ, तो वो स्टूडेंट काम ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा जी ये तो वो छोड़ देगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो अपने आप पे एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, दिन जी में सर। 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, लेकिन काम लाजमी करो। आप अपनी हर चीज़ को टाइम देते हो ना, इसके लिए 2 घंटे निकाल लो, 3, चलो एमरजेंसी आ गई कोई मसला नहीं है, आप उसके अलावा इस पर काम करो, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो उसको टाइम के अंदर अंदर करके दो, आपको टाइम मैनेजमेंट का पता हो कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करो, बाकी सर वो एक्चुअली ना, जी जी एक तो इंटरनेट का इशू होता है और ठीक है दूसरा ना वो कॉलेज का ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो ठीक है वो ना डॉक्यूमेंटेशन
ठीक उनको है, सर जमा करवानी थी कोई तो आज मसला नहीं वो है, कोई कंप्लीट हो गया है। चलो कोई मसला नहीं, आप इसको इस वीक के अंदर अंदर ना फ्राइडे से पहले पहले करके सबमिट करवा दो, ठीक है। जी जिनके रह गए हैं वो फ्राइडे से पहले पहले सबमिट करवा दें, जिनका कोई इशू होता है वो बता दिया करें। रिलैक्सेशन तो मैं देता हूँ ओके सबको, मसला नहीं है, आप सब और सर जी 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 सर और बाकी इस दफ़ा जो है वो करना है HTML और CSS और बूटस्ट्रैप हाँ बस। उसका टास्क करना है, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में वो शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ठीक है। और बाकी जो सा है ना चीज़ें आप किया करो, ओके सर एमरजेंसी वो चीज़ें हो तो वो आपको पता है, मैं चीज़ें उसके ऊपर अकॉर्डिंगली करता हूँ, सच मसले वाली बात नहीं होती। बस ये है कि वीक के अंदर आप इसको इजीली एक इजी वे में रह के करो, फ्री माइंड के साथ, वो एक ही बेस्ट चीज़ होती है। अगर आप इसको प्रेशर लेके करना तो वो कोई काम नहीं होता, वो एक अलग ही चीज़ होती है कोई फिर। बाकी ऐसा कुछ मसला नहीं है, इंशाल्लाह इसको हम करते हैं। जी और सर क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह सर हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर अल्लाह